हेलो एवरीवन। अच्छा, मैं आपको पहले एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलाओगे सब। सिंपल सा क्वेश्चन है, करा हुआ है आप सबने, देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहते हैं? आर ओन्स द फॉलोइंग असेट्स एज ऑन 1st April 2019। प्लांट पी, प्लांट क्यू, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दे रखा है, ओपनिंग WDV आपको दे रखी है। फॉलोइंग असेट्स हैव बीन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर। प्लांट आर परचेज किया, प्लांट एस परचेज किया, दोनों 15% वाले ही प्लांट हैं। 40,000 का, 20,000 का। डेट ऑफ परचेज भी आपको दे रखी है। प्लांट पी इज सोल्ड ऑन 15 March 20 फॉर ₹2,20,000। कंप्यूट डेप्रिसिएशन इफ एनी एंड कैपिटल गेन। चलो पहला पार्ट करते हैं। अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से, मुझे बताओ हमारे पास साल के शुरुआत में 15% वाले कितने प्लांट थे? तो पी और क्यू, तो ये एक ब्लॉक में आ गए, ठीक है। अब 15% वाले ही हमने दो प्लांट और खरीदे, आर और एस, तो मतलब 15% वाले ब्लॉक में मेरे पास टोटल 4 प्लांट हो गए, ठीक है। पी, क्यू, आर और एस। हमने क्या करा? पी बेचा। याद करो सेक्शन 32 में आप वो स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट शोइंग डेप्रिसिएशन। चलो जल्दी से बनाओ। सबसे पहले ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। अच्छा, ओपनिंग WDV है आपके ब्लॉक की। कितनी प्लांट और मशीनरी थी ब्लॉक में? 2, पी और क्यू। 80 + 60 140 की ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड। आपने आर और एस दो प्लांट और खरीदे, 40 + 20 60 के, माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल। तो अब ब्लॉक में 4 प्लांट हो गए ना, पी, क्यू, आर, एस। कौन सा बेचा? पी बेच दिया 2,20,000 का। अब बताओ WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस कितनी आ रही है आपकी? -20। और मैंने कहा था नेगेटिव तो जाएगी नहीं, मैक्सिमम नील ही हो सकती है। WDV नील तो डेप नील, तो फिर क्लोजिंग WDV भी नील। और याद करो मैंने क्या कहा था, अगर डेप्रिसिएशन नील है तो इसका मतलब कौन सी चीज अराइज करेगी ही करेगी, कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस अराइज करेगा ही करेगा। बनाओ स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कौन सी मशीन बेची? पी, 2,20,000 की, माइनस, याद रखना डेप्रिसिएबल असेट्स के केस में हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही आएगा, इसलिए इंडेक्सेशन नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डेप्रिसिएबल असेट्स के केस में क्या मानी जाती है? ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट्स एक्वायर्ड 2 लाख। तो बताओ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 20,000 रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। चलो सेकंड पार्ट देखो क्या कह रहा है। What will be your answer if sale consideration of plant P is ₹1,80,000? चलो फिर से बनाओ स्टेटमेंट शोइंग डेप, देखते हैं क्या चेंज आ रहा है। स्टेटमेंट शोइंग डेप। सबसे पहले ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक। अच्छा, ब्लॉक की ओपनिंग WDV थी 140 प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड। 60,000 के असेट्स आपने एक्वायर करे, माइनस मनी रिसीव्ड ऑन सेल। अच्छा, आपने प्लांट पी बेचा और उसने कहा है प्लांट पी 180 का बेचा है, 180 का।
तो मेरी क्लोजिंग WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस बताना कितनी बच गई? 20 माइनस डेप। अच्छा अब याद करो इसमें हम कैसे करते थे। अब मुझे बताओ ये जो 20 की WDV है इसमें कौन कौन सी प्लांट हैं? अब सुनो, देखो पता क्या, मुझे पहले ये बताओ इस 20,000 में, या मैं चलो ऐसे बोलता हूं, क्या हमने नया प्लांट बेचे थे, नए प्लांट बेचे थे, या हमने पुराना प्लांट बेचा है? हमने प्लांट पी बेचा था यानी पुराना प्लांट बेचा है। इसका मतलब नए प्लांट अभी नहीं बिके, लेकिन अब नए भी दो हैं ना, आर और एस। अब सुनो सुनो सुनो, अब ना WDV बच रही है 20, ठीक है? तो अब सुनो मेरी बात सुनो, इस 20 में न्यू असेट हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं? ओल्ड असेट, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या हुई है, आपने एक ओल्ड असेट बेचा है प्लांट पी, इसका मतलब आपके पास अभी भी एक ओल्ड असेट बचा हुआ है प्लांट क्यू, और दो नए असेट बचे हुए हैं प्लांट आर और प्लांट एस। तो पता है हम ना थोड़ा सा फीफो सिस्टम फॉलो करते हैं, मैं आपको समझाता हूं कैसे। मेरे को बताओ मैंने प्लांट में इन्वेस्ट कितना किया था? 2 लाख रुपए। 2 लाख में से ना 1,80,000 वापस आ गया, और फीफो चलता है। फीफो के हिसाब से पता है 1,80,000 ये जो वापस आया है ये किस किस का आ गया? प्लांट पी का 80 वापस आ गया, क्यू का 80 वापस आ गया, और आर का 80, आर का 40 वापस आ गया। तो एक 80 वापस आ गया। तो बताओ ये 20,000 कौन सा बचा है? न्यू असेट। और न्यू असेट कौन सा? एस। तो एस पे डेप लगाना, 20,000 पे कितना परसेंट? 15%। अब सुनो, पूरा आएगा 100% या 50%, वो डिपेंड करता था, याद करो 3 शर्तों पे। खरीदा कब होना चाहिए? इस साल, तो इसी साल खरीदा है 15 सितंबर को। पुट टू यूज भी कब होना चाहिए? इसी साल, मान के चलते हैं पुट टू यूज भी 15 सितंबर को हो गया। और यूज हुआ हो मोर देन, यूज हुआ हो लेस देन 180 डेज के लिए। तो मुझे एक बात बताओ, ये तो मोर देन 180 डेज के लिए यूज हुआ है ना? 15 सितंबर से 31 मार्च, मोर देन 180, तो 100% डेप आएगा। तो 20,000 पे 15%, 3,000 का डेप। तो क्लोजिंग WDV 17। और आपको अच्छी तरह पता है अगर डेप आया है तो क्या चीज नहीं आएगी? कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो आप लिखोगे नो कैपिटल गेन विल अराइज, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा, ठीक है? और थर्ड वाला पार्ट पढ़ना क्या है? What will be your answer if instead of only plant P, all assets have been sold for 220? मतलब ब्लॉक में 4 असेट थे, चारों के चारों बिक गए, मतलब ब्लॉक खत्म हो गया। ब्लॉक खत्म हो गया मतलब नो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नहीं है तो क्या आएगा? कैपिटल गेन। बनाओ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। चलो लिखो, क्या लिखते हो सबसे पहले? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितने के बिके? चारों प्लांट 220 के, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही सेम, ओपनिंग WDV 140 प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड 60, 2 लाख आ गया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गया कितने का? 20,000। और क्या डेप्रिसिएशन आएगा? नो डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड। ब्लॉक ही खत्म हो गया तो डेप्रिसिएशन किस बात का? नो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज्ड। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है? चलो एक और करा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल सा है, थोड़ा समझेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से जरा थोड़ा समझना पड़ेगा। उसने कहा आर एक्वायर्ड 200 लिस्टेड डिबेंचर्स of ₹100 each on 15th May 2009. 50% value of the debentures was converted into
4 listed equity shares of the face value of 10 each on 20th August 16 are therefore received 800 shares of face value of 10 each and left with 200 debentures of 50 each. The shares were sold on 15 June 2019 at 100 per share through recognized stock exchange and are paid rupees 80 as STT. लिखना चाहो तो कहीं लिख लेना, वैसे आगे मैं बताऊंगा. STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स. कंप्यूट कैपिटल गेन चार्जिएबल फॉर असेसमेंट ईयर 2021. मतलब ये वाला केस कौन सा है, ध्यान से सुनना. ये वाला केस है, हेडिंग सब लिखोगे, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स. ये केस है आपका कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू शेयर्स का. ठीक है, क्या केस है, ध्यान से सुनना. मेरे को ना एक बार बताओ, आर ने कितने डिबेंचर्स खरीदे थे? 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ ₹100 ईच. मतलब 20,000 रुपए के डिबेंचर्स उसने क्या करे, एक्वायर. ठीक है, अब क्या हुआ देखना. ये उसने खरीदे थे 15 मई 2009 को, तो ये उसने खरीदे थे 15 मई 2009 को. अच्छा, अब क्या हुआ, अब उसने कहा 50% वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स वाज कन्वर्टेड इनटू 4 लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच ऑन 20th August are therefore received 800 shares of the value of 10 each. अब सुनना, मेरी बात सुनना सब ध्यान से, कुछ काम की बातें करूंगा. देखो, पता है हुआ क्या, देखो अब हुआ क्या, उसके ये डिबेंचर्स कन्वर्ट हो गए किसमें, इक्विटी शेयर्स में. उसके डिबेंचर्स किस में कन्वर्ट हो गए, इक्विटी शेयर्स में. अभी सुनना, लेकिन पता है उसने क्या कहा, उसने कहा पूरा डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ, एक डिबेंचर का आधा इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ. तो मुझे बताओ, एक डिबेंचर 100 रुपए का था, तो मुझे इस 100 रुपए के ना 2 पार्ट नजर आ रहे हैं, 50 और 50. इसका मतलब एक पार्ट जो है ना, वो तो कन्वर्ट हो गया इनटू इक्विटी शेयर, और जो दूसरा पार्ट है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ. तो मुझे बताओ पहले, कौन सा पार्ट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हुआ? 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 50 किस में कन्वर्ट हो गए, इक्विटी शेयर में. ठीक है, और कौन सा पार्ट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ? 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 50, जो सेकंड पार्ट था वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ. यानी मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, 200 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 50 मतलब 10,000 रुपए के डिबेंचर किस में कन्वर्ट हो गए, इक्विटी शेयर्स में, और बदले में हमें 800 इक्विटी शेयर मिले एट द रेट ऑफ 10 ईच. यानी सिंपल वर्ड्स में मुझे पता है क्या समझ आया फिलहाल, 10,000, लिख देता हूं 2 मिनट. मेरे को पहले बताओ, डिबेंचर का एक पार्ट 50 वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया था, इक्विटी शेयर में, और दूसरा पार्ट इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हुआ. अब सुनना, तो मुझे एक बात पता है यहां क्या क्लियर हुई, 10,000 रुपए के डिबेंचर कन्वर्ट हो गए इनटू इक्विटी शेयर, और बदले में आपको कितने रुपए के इक्विटी शेयर्स अलॉट हुए, 8,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स क्या हुए, अलॉट. सिंपल वर्ड्स में 10,000 के डिबेंचर्स के बदले आपको 8,000 के इक्विटी शेयर्स क्या हुए, अलॉट. अच्छा, अब आपको याद है सेक्शन 47 ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, उसमें मैंने आपको एक पॉइंट करवाया था कि अगर आप डिबेंचर्स को, बॉन्ड्स को, डिबेंचर स्टॉक को, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स को शेयर्स
या डिबेंचर्स में कन्वर्ट करते हो तो उसे ट्रांसफर नहीं माना जाता है अंडर सेक्शन 47। यहां पर डिबेंचर्स कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू शेयर्स, तो याद रखना इस कन्वर्जन को ट्रांसफर नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन, कौन से सेक्शन में, 47, और इसीलिए नो कैपिटल गेन विल अराइज, कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, लेकिन अगर फ्यूचर में आपने इन शेयर्स की आगे बताओ क्या करी, सेल, तो सेल को तो क्या माना जाता है, ट्रांसफर माना जाता है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47, और मेरे हैंड्स में कैपिटल गेन क्या कर जाएगा, अराइज कर जाएगा। अब देखो ऐसा ही किया उसने, आर ने क्या करा, आर ने 15 जून 19 को ये शेयर 100 रुपए के हिसाब से मार्केट में क्या कर दिए, सेल। चलो स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन बनाओ, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल गेन। अच्छा कौन से साल में बेचे, 19-20 में, तो कैपिटल गेन 19-20 में आएगा। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने शेयर्स बेचे, 800, किस प्राइस पे, 100 रुपए पे, 80,000 रुपए के बेचे। अब सुनना सुनना ध्यान से, माइनस, अब ना यहां पर वही बात आ जाती है, अगर आपको याद हो थोड़ी सी, ये मैंने करी नहीं आपसे डिस्कस, नई बात है लेकिन काफी हद तक ना ये बात मिलती जुलती है, जरा सुनना। यार हमने वो एक कंसेप्ट पढ़ा था डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, मतलब असेसी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसको माना जाएगा, जो भी प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही असेसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाती है। इस केस में पता है क्या होगा, शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इन शेयर्स की 800 शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी, जो भी डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ना वही बताओ शेयर्स की क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और मुझे एक बात बताओ, डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, 20,000, तो ये 20,000 बन जाएगी इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नहीं, सिर्फ उतनी ही बनेगी जितनी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हुई है, और इक्विटी शेयर्स में आधी कन्वर्ट हुई थी, तो 20,000 का हाफ, ये 10,000, बताओ शेयर्स की क्या मानी जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो याद रखना शेयर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, दैट पार्ट ऑफ डिबेंचर विच इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। तो जो पार्ट शेयर्स में कन्वर्ट हुआ है ना उस पार्ट को क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 10,000 बन गई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेकिन फिर से वही बात आती है, इंडेक्सेशन करना है नहीं करना है वो डिपेंड करता है कैपिटल असेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। अब सुनो मेरी बात, उसके लिए क्या देखते हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हो ना, है ना। अच्छा अब मेरे को एक बात बताना जरा, सुनो ध्यान से, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर भी वही रूल चलेगा प्रीवियस ओनर वाला, जो भी प्रीवियस ओनर की डेट ऑफ एक्विजिशन है ना वही असेसी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानी जाएगी, मतलब जो डिबेंचर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। तो मुझे बताओ डिबेंचर कब खरीदे थे आपने, 15 मई को, ये डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, डेट ऑफ एक्विजिशन है, तो यही डेट ऑफ एक्विजिशन किसकी मानी जाएगी, शेयर्स की। रूल वही चल रहा है। तो 15 मई 19 को खरीदे और 19-20 में बेच दिए, तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा ना। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी आगे बताओ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10,000 इनटू कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 1920 का बताओ 289 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन 910 का 148, तो 10,000 इंटू 289 डिवाइड बाय 148, 19527 19527
तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 60473 60473। अच्छा, फिर आप एक बात पूछोगे कि सर ये आर ने जब शेयर्स बेचे तो उसने एक खर्चा इनकर किया था 80 रुपीज का सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो वो भी तो माइनस होना चाहिए था ना। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर माइनस होते हैं तो एसटीटी भी माइनस होना चाहिए था। लेट मी टेल यू वन थिंग, नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज अलाउड टू असेसी। याद रखना, ये बात आ सकती है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का डिडक्शन असेसी को नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कैपिटल गेन्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021। ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।